फ़िलॉसफ़ी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ़िलॉसफ़िकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की थर्ड यूनिट में प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन के विषय में बताऊंगी। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद मतलब जो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न फिलॉसफी है, वहाँ की ये विचारधारा है जो मतलब नेचर है उसको, मतलब नेचर यानी प्रकृति, जो वास्तविकता है ना, उसको मूल तत्व तो मानती है। ये किसी उस पर विश्वास नहीं करती, स्पिरिचुअल नॉलेज पे ये विश्वास नहीं करती है कि इस संसार की रचना किसी सुप्रीम पावर या ईश्वर द्वारा हुई है। ये केवल नेचर यानी प्रकृति को ही मूल तत्व मानते हैं और उसी को वास्तविक मानते हैं। और जैसे स्पिरिचुअल में है कि ईश्वर ही इस यूनिवर्स का जो क्रिएटर एवं कॉजेस एवं क्रिएटर होता है, लेकिन ये प्रकृति को ही मानते हैं, है ना, कि ये प्रकृति ही है इस सृष्टि का मतलब प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ या इस यूनिवर्स का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। इस मतलब जो इस विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वो एक ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने माना कि जो यूनिवर्स है उसकी जो रचना हुई है वो जल से यानी वाटर से हुई है। और जल क्या है? वाटर जो है आपका प्रकृति का ही एक पदार्थ है। और उसके बाद जो एनेक्स जेनस थे उन्होंने माना कि वायु एयर से सिद्ध करने का प्रयास किया कि सृष्टि की रचना एयर से हुई है। तो इसलिए इस विचारधारा के मूल तत्व जो मतलब जो प्रारंभिक विचारधारा है तो हमें थेल्स में और एनर्जेक्सन में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद फिर ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स थे, उन्होंने माना कि सृष्टि की रचना एटम से हुई है। तो एटम्स यानी परमाणु से हुई है, तो वो परमाणुवाद के नाम से विख्यात हुआ कि ये जो परमाणु जो है उनके संयोग से सृष्टि की रचना, विघटन से मतलब जो विघटन होता है उससे छिन्न भिन्न मतलब सृष्टि नष्ट होती है। तो इस तरीके से ये इन्होंने परमाणु को माना। और जब 15वीं शताब्दी में वैज्ञानिक खोजें प्रारंभ हो गई थी, तो क्योंकि ये विज्ञान का ही परिणाम थी, सारी वैज्ञानिक खोजें जितने भी रिसर्च हुए और आविष्कार हुए, तब लोगों का ध्यान मैटर की तरफ भी गया, है ना। उन्होंने मतलब स्पिरिचुअल से ध्यान हटाकर मतलब नेचर की तरफ और ये मैटर की तरफ उनका गया कि ये भी वास्तविक हैं। तो एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में इस विचारधारा का जन्म 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, यानी 18वीं सेंचुरी के जब रूसो का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम रूसो के द्वारा इस मतलब प्रकृतिवाद के जन्मदाता हम रूसो को मानते हैं। इनको माना जाता है कि प्रकृतिवाद का जन्म इन्हीं के विचारों से हुआ। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद वह विचार है जो केवल प्राकृतिक यानी नेचुरल जो है नेचुरल लॉ के हिसाब से चलती है और कोई मतलब अति प्राकृतिक या सुप्रीम पावर या स्पिरिचुअल लॉ के अकॉर्डिंग ये संसार नहीं चलता है। ये प्रकृतिवाद का मानना है कि कोई स्पिरिचुअल पावर है या स्पिरिचुअल नॉलेज है या स्पिरिचुअल लॉ है या सुप्रीम पावर है या सुपर नेचुरल पावर है, उसके द्वारा ये कोई मतलब सृष्टि नहीं चलती। ये केवल प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलती है, जो नेचुरल लॉ हैं उनके अनुसार चलती है। और इनका मानना है कि बियॉन्ड मतलब प्रकृति, नेचर से बियॉन्ड मतलब प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो प्रकृति ही है। इसलिए ये जो सोल है, गॉड है, इन सब की सत्ता पे ये विश्वास नहीं करते हैं। और ये आपको बताया जा चुका ना कि ग्रीक दार्शनिक के जो थेल्स थे उनके विचारों से हमें प्रकृतिवाद का जन्म मिलता है।
और एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में हम इसको 15वीं शताब्दी से मानते फिर, लेकिन वास्तविक इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में रूसों ने इसका पौधा रोपा था। और इसके पूर्व विचारक माने जाते हैं कॉम्टे, बेकन, हॉब्स, डार्विन, लेमार्क हैं और वास्तविक शुरुआत रूसों से होती है। मीनिंग प्रकृतिवाद की, इसमें मतलब नेचुरलिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, नेचुरल प्लस इज्म। तो नेचुरल मतलब आप जानते हैं कि प्रकृति से रिलेटेड है ना, प्रकृति, और मीन्स प्रिंसिपल्स या लॉजी हम कह सकते हैं विज्ञान, यानी जो प्रकृति से संबंधित सिद्धांत हैं और विज्ञान है वो है हमारा प्रकृतिवाद। अब हम अकॉर्डिंग टू जेम्स वाट के अनुसार देखते हैं कि जो प्रकृतिवाद है वो मानते हैं कि मतलब वो जो मैटर है या प्रकृति उसको ईश्वर से सेपरेट करते हैं ना, उसको रिलेट नहीं करते हैं ईश्वर से। और जो मतलब स्पिरिचुअल जो थे, आदर्शवादी वगैरह थे, जो आत्मा को मतलब सोल जो थी उसको वो मान रहे थे कि ये नष्ट नहीं होती है, अमर है, शाश्वत है। लेकिन ये प्रकृतिवादी उसको भी पदार्थ मान रहे हैं। क्या? सोल को भी एक पदार्थ मान रहे हैं। जैसे ये आपकी फिजिकल बॉडी है ना, कि ये भी सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है यानी मैटर ही है, ऐसे ही आत्मा भी एक मैटर ही है। तो वो भी जो नियम प्रकृति पे लागू हो रहा है वही नियम आत्मा पर भी लागू हो रहा है, वो भी प्रकृति के नियमों के अधीन है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। और जो ब्राइस हैं वो उनका मानना है कि जो भी चीज़ें स्पिरिचुअल थी तो उसका मतलब उसको बहिष्कृत करना ही है ना, यानी एक्सक्लूजन करना ही उसका प्रकृतिवाद का उद्देश्य था। ये मुख्य विशेषता है कि जो भी आध्यात्मिकता है उसका विरोध करना, यानी स्पिरिचुअल जो चीज़ है उसका विरोध करना। और जो रस्क है तो वो मानते हैं कि प्रकृतिवाद मानवीय क्रियाओं का कारण जानने और उनकी व्याख्या करने के लिए पास्ट पर डिपेंड है ना। जो भी वो व्याख्या कर रहा है वो किस पर है? डिपेंड है पास्ट पर। वह उसी रूप में वस्तुओं को देखकर संतुष्ट होता है जिसमें वह उनको पाता है। मतलब जिस रूप में वो वस्तु है या मैटर है वो उसको ही सत्य समझ रहा है, है ना, उससे अधिक वो लाभ नहीं लेना चाह रहा है। मतलब वो ही सत्य मान रहा, जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से, मतलब इस यहाँ पे ये है कि जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, फीलिंग में ला सकते हैं, वही चीज़ें सत्य हैं। और ये इन्होंने थॉमस एंड लैंग के अनुसार कि जो आइडियलिज्म में आपने देखा था कि मन है चाहे सोल है उनको अलग माना था, लेकिन इन्होंने उसके अपोजिट जाकर कि मन चाहे मन हो या आत्मा हो या सोल हो, वो सब पदार्थ ही है, यानी पदार्थ के ही अधीन है। जो अल्टीमेट रियलिटी है वो फिजिकल है, ना कि स्पिरिचुअल। और जो हॉकिंस हैं वो मानते हैं कि प्रकृति ही क्या है? प्रकृति ही पूर्ण है, वही रियल है, कंप्लीट है वही, और उससे प्रकृति से परे कुछ भी सत्य नहीं है। वो दूसरा जगत जो है, मतलब दूसरे जगत की बात यहाँ पे हो रही है, स्पिरिचुअल जो सुपरनेचुरल है, वो जगत के अस्तित्व को नहीं मानते। मतलब वो इनके अध्ययन क्षेत्र से वो बाहर है, यानी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो इनके अध्ययन क्षेत्र से बाहर है। अब इनकी मेटाफिजिक्स इन्होंने मतलब मेन तत्व क्या है इनका? मेन एलिमेंट्स यानी प्रकृति। और प्रकृति में इन्होंने किसको माना? एटम्स को। उन्होंने एटम्स को कंसीडर किया और उसी को सत्य माना है। मतलब 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं, है ना। तो ये भौतिकवादी विचारधारा है, यानी फिजिकल विचारधारा है जो एटम्स को सत्य मानती है, और उसी के अनुसार इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की रचना होती है उन एटम्स के सहयोग से। ठीक है, इनकी जो भी हमारे मतलब यहाँ परिवर्तन विजिबल रूप से दिखाई दे रहे हैं वो सब किसके का परिणाम है? एटम्स का, यानी परमाणु का परिणाम है। उसी के सहयोग से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर कुछ मतलब जो प्रकृतिवादी जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी हैं तो वो मानते हैं
कि मनुष्य इंद्रियों एवं विभिन्न शक्तियों का समन्वित रूप है, यानी नेचुरलिस्टिक मैन इज द कोऑर्डिनेटेड फॉर्म ऑफ सेंसेस एंड वेरियस पावर्स। उसके पास ये जो विभिन्न शक्तियां हैं उन सब का ये परिणाम है, मतलब कोऑर्डिनेटेड रूप है उसका ये सब। और ये सब क्या है, सब नेचर से संबंधित है। और इसमें कोई भी सोल नाम की, है ना, जिसमें चेतन तत्व तो नहीं है, यानी जिसमें चेतना होती है, कॉन्शियस होता है, कोई भी कॉन्शियस एलिमेंट नहीं है, बल्कि वो भी एक पदार्थ है। और फिर उसके बाद है मैकेनिकल वाले। तो ये मैकेनिकल वाले मानते हैं कि ये सृष्टि एक यंत्र के समान है, यानी मशीन है जो फीडबैक के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसी से व्यवहारवादी प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। तो इन्होंने ये 3 तरीके के हैं, इन्होंने अपने अपने तरीके से बताया जो फॉर्म्स हैं प्रकृतिवाद के। फिर इसकी है एपिस्टिमोलॉजी, क्योंकि ये प्रकृति के ज्ञान को ही सत्य मानते हैं, है ना, तो उसी का नॉलेज है। और वो नॉलेज क्या है, फिजिकल, मतलब फिजिक्स से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हैं। तो दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति संसार का मूल तत्व है, जो पहले था, और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। इसमें भी जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो एक निश्चित नियमों के अनुसार हो रही हैं, और जैसे पहले हो रही थी वैसे ही आज भी होगी, और ऐसे ही फ्यूचर में भी होगी। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जल से बर्फ बनना, बर्फ से वाष्प, वाष्प से जल। ये क्या है, ये जो नियम के अनुसार पहले पास्ट में हो रहा था वैसे ही आज भी हो रहा है, और आज आगे भी होगा, है ना। तो जो पदार्थ यानी मैटर है, उसके जो मूल तत्व और उनके बनने और बिगड़ने के नियम है, वो उसी को प्रकृतिवाद प्रकृति मानता है, और उनके ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानता है। और इन सब का ज्ञान किसके द्वारा होता है, भौतिक विज्ञानों के द्वारा होता है, जो फिजिकल साइंस है उनके द्वारा होता है। और जो प्रकृतिवादी वाले हैं तो सेंस ऑर्गन्स का समर्थन करते हैं, यानी डायरेक्ट नॉलेज का समर्थन करते हैं। जो डायरेक्ट नॉलेज वो है जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, देखकर, सुनकर, टच कर, हमारे एक्सपीरियंस में जो आता है उस तरीके का जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा नॉलेज सत्य होता है, यानी डायरेक्ट नॉलेज होता है। उसी को वो सत्य मानते हैं जो हम वास्तव में देख सुनकर समझकर प्राप्त करते, जो हमारे एक्सपीरियंस में आता है, जिसमें हम निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसी ज्ञान को ये सत्य मानते हैं। क्योंकि जो आप देखते हैं साइंस की जो नॉलेज होती है वो किस पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। तो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट चाहे कोई भी करे तो वो जो नियम लागू उसमें होता है तो वो हमेशा वैसा ही रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से ये निरीक्षण परीक्षण को, ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा बल देते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट को बल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो नॉलेज हम इस तरीके से प्राप्त करते हैं वही रियल नॉलेज है। उसी को ये रियल नॉलेज मानते हैं, जिसमें मन और मस्तिष्क संयोजक का कार्य करते हैं। एक्सियोलॉजी, अब जब ये मतलब पदार्थ एवं क्रियाओं को ही सत्य मानते, जो मैटर है, एक्टिविटी है ना, जो उसी पर ये विश्वास करते हैं, तो इनके अनुसार प्रकृति ही मेन पावर है, और वो शुद्ध है, यानी प्योर है प्रकृति। और जब मनुष्य उसके अनुकूल आचरण करता है व्यक्ति, तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये प्रकृति के सुख दुख के सिद्धांत पर आधारित है, यानी अगर प्रकृति के अनुकूल आप आचरण करेंगे तो सुख मिलेगा, प्रतिकूल करेंगे तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए प्रकृति मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रकृति के संसर्ग में रहना चाहिए, और उसे प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है जो उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। और ये मनुष्य को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, किसी बाउंडेशन में नहीं रखना चाहते हैं, चाहे वो सोशल लॉज हो चाहे स्पिरिचुअल लॉज हो, वो किसी पर इनको बाउंडेशन नहीं है, प्रेशर नहीं है। ये प्रकृति में ही मतलब उसकी नेचुरल प्रकृति डेवलप हो, बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी प्रेशर के। तो इसलिए ये किसी और जो भी मॉरल है वो प्रकृति ही सिखाएगी। जो भी बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होने हैं वो प्रकृति ही उसका ज्ञान देगी, प्रकृति ही उसको सिखाएगी। तो ये प्राकृतिक नैतिकता यानी नेचुरल मॉरलिटी के
पक्षधर हैं, यानी उसको ये ज़्यादा मानते कि बाहर से ज्ञान, मतलब बाहर से कोई चीज़ बच्चे को ना सिखाकर प्रकृति के द्वारा जो नेचुरल रूप से बच्चा सीखता है वही वास्तविक है। और जो बाहर से प्रेशर दे के सिखाया जाता है उसमें बच्चे का विकास रुक जाता है, उसके जो पावर है, जो उसकी शक्ति है, जो उसके मेंटल थिंकिंग है, वो सब रुक जाती है। आप जब अगर बच्चे को आप जरा जैसी बात पे गाइड करेंगे, ये करो ये ना करो, तो उसका अपना दिमाग चलना ज़्यादा नहीं चलता है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए बच्चे को स्वतंत्र रूप से डेवलप होने देना चाहते कि बच्चा स्वयं, उसको केवल बताना है और सही गलत का निर्णय बच्चा स्वयं करे कि सत्य क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। तो इस प्रकार ये तीनों चीज़ें हो गई, मेटाफिजिक्स और इसकी एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रकृतिवाद है मतलब प्रकृति को ही सर्वोच्च मानता है और उसके अनुसार जो फिजिकल वर्ल्ड है वही ट्रू है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको वो सत्य नहीं मानता है और यह ईश्वर के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानता है और यह इस पर विश्वास करता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो ऐसा हो कि वो सुखपूर्वक जिए, मतलब नेचुरल जीवन जिएगा तो उसको सुख की प्राप्ति होगी। और जो प्राकृतिक जीवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये सुखमय जीवन प्राकृतिक जीवन के द्वारा ही वो पा सकता है। अब इसके फॉर्म्स यानी कि कितने रूप हैं इसके, तो सबसे पहला है मैटरिस्टिक यानी पदार्थ विज्ञानवादी प्रकृतिवाद। तो ये मैटर पर आधारित है ये विचारधारा। तो जो ये समस्त जो पूरी मतलब होल नेचर है उसको परमाणु यानी एटम्स में विद्यमान मानते हैं और जो इस संसार की रचना हुई है यूनिवर्स की वो इन्हीं एटम एलिमेंट से हुई है। और जो भी व्यक्ति है, जो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग है, व्यक्ति का माइंड है, जो भी है वो सब किससे हुआ है, फिजिकल एलिमेंट्स से उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे फिजिकल एलिमेंट्स ही मेन है कि और एटम्स मेन है कि एटम्स क्या है, भौतिक है, भौतिक तत्व है। तो वही भौतिक तत्वों के संयोग से इस संसार की रचना हुई है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जड़ चेतन में जो भी चीज़ें हुई हैं वो इसी से उत्पत्ति उनकी हुई है। और इसमें ये इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं और इन्हीं के मतलब जो ये फिजिकल जो विचारधारा है इसी नियमों के आधार पर चलती है और इसी की व्याख्या भी उन्होंने इसी के आधार पर की है ना। तो ये केवल मतलब बाहर प्रकृति फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन करता है, जो अंदर इनर कॉन्शियस है उसका ये अध्ययन नहीं करता है, वो स्पिरिचुअल का क्षेत्र है। ये जो बाहर चीज़ें हमें दिखाई देती जिनको हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो इन चीज़ों के अध्ययन पर बल देता है, जिसे हम डायरेक्ट नॉलेज कहते हैं, जिनको हम कहते हैं इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रकृति ही सर्वोपरि है और उसको हम भौतिक विज्ञान, उसके नियमों को हम भौतिक विज्ञान की सहायता से ही समझ सकते हैं। फिर आपका आता है मैकेनिकल, है ना, यंत्रवादी प्रकृतिवाद। तो इसमें ये मानते हैं कि ये सृष्टि क्या है, ये भी एक मशीन है, मशीन की तरह चलती है और ये भी किस पे निर्भर है, मोशन पे निर्भर है, मैटर पर निर्भर है, इस पर निर्भर है। ये इसका कोई मतलब जो है आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये नहीं चल रही है, कोई स्पिरिचुअल पावर के द्वारा ये सृष्टि नहीं चल रही है। तो ये भी क्या, क्योंकि ये फीडबैक के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी बाहर से कोई इसमें अगर स्टिमुलस दिया जाता है, जैसे मनुष्य को कोई कार्य कराना है तो बाहर से कोई उसको स्टिमुलस दिया जाता है यानी उद्दीपक, वो उद्दीपक के आधार पर वो कार्य करता है। यानी कोई क्या है, हम जब किसी को देते तो उसका रिस्पॉन्स होता है, जैसे कोई चीज़ हमने फेंकी तो उसका क्रिया की प्रतिक्रिया होती है यानी रिस्पॉन्स मिलता है। कोई उद्दीपक दिया यानी स्टिमुलस दिया, उसके प्रति उसका वो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जैसे मशीन है ना वो फीडबैक के सिद्धांत पे काम करती है, ऐसे मनुष्य भी फीडबैक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेकिन मनुष्य को ये क्या मानते कि सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, तथापि उसमें
सचेत मतलब कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस है तो उसके अवेयर होता है, उसका व्यवहार उसी तरीके से चलता है। लेकिन बाह्य प्रभाव के कारण, जो अभी हमने बताया, जो बाह्य प्रभाव कौन सा है, वो जो स्टिमुलस बाहर से उसको दिया जा रहा है उसी से उसका व्यवहार नियंत्रित होता है, उस स्टिमुलस के द्वारा। मतलब ये मतलब स्टिमुलस के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट के टच में आता जाता है वैसे ही वो मानव यंत्र क्या है, सुचारू रूप से कार्य करता रहता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्टिमुलस प्राप्त होता रहता है, वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करता रहता है, तो उसकी क्रिया होती रहती है। जैसे आपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा होगा ना कि इसी से ये व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म भी हुआ है। थॉर्नडाइक में आपने देखा ना कि वो बिल्ली पिंजरे से बाहर कैसे निकलती है, जब उसके लिए स्टिमुलस भोजन है तो भोजन को प्राप्त करने के लिए वो क्रिया कर रही है, उछल कूद कर रही है कि बाहर आके वो भोजन प्राप्त करे। तो इस तरीके से मतलब कोई स्टिमुलस होता है तो मनुष्य कार्य करता है, यानी कोई भी प्राणी कार्य करता है। तो मनुष्य की जो प्रयोजनशीलता है, क्रियात्मकता है, उसकी विवेचना उन्होंने इसी आधार पर की है। तो इसका मतलब कि पर्यावरण से उसको स्टिमुलस प्राप्त होता है और वो क्रिया करता है। तो उसके जो मनुष्य के कार्य, विचार और व्यवहार किसी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा नहीं निर्धारित होते हैं, बल्कि जो इन्वायरमेंट है और उसकी जो शारीरिक अंतः क्रियाएँ हैं उनके द्वारा निर्धारित होते हैं। फिर ये जीव विज्ञानवादी यानी बायोलॉजिकल वाले हैं, ये मानते हैं कि मतलब इनके उद्गम जो हुआ है डार्विन के क्रम विकास सिद्धांत के अनुसार हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत कि पहले कैसे जीव हुए, फिर सबसे लास्ट में मनुष्य हुआ, है ना। तो इनका क्रम विकास सबसे अंतिम अवस्था है ये मनुष्य की। फिर मनुष्य भी विकसित होते होते आज के रूप में आया है। और मनुष्य में सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि उसके मस्तिष्क का विकास हुआ है, जिसके कारण उसने ज्ञान एवं भाषा का निर्माण किया, जिसके कारण वो अपने ज्ञान को प्रिजर्व भी कर सका, यानी संचित कर सका। तो मेन उसके मस्तिष्क का विकास अन्य प्राणियों की अपेक्षा अच्छा था। तो ये बायो वाले हैं और इसी वजह से वो अपनी विचार शक्ति के कारण ही अपने सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट का डेवलप कर पाया, और इसी वजह से वो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। और उसका ये जो उसकी नियति तथा विकास की संभावनाएं जो हैं उसके वंशक्रम तथा परिवेश पर निर्भर करती हैं। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, इसके मतलब जो अभी बताया था ना कि कॉजेस एवं क्रिएटर एवं कॉजेस कौन है, कर्ता एवं कारण कौन है, स्वयं मतलब दोनों ही प्रकृति हैं। तो ये ब्रह्मांड, दिस यूनिवर्स इज अ नेचुरल क्रिएशन, यानी प्रकृति से ही ये संसार का निर्माण हुआ है, प्रकृति के पदार्थों से हुआ है, उनके संयोग से संसार की रचना होती है और विघटन से अंत होता है। और जो ये क्रिया हो रही है ना, कॉम्बिनेशन हो रहा है और जो डिस्टिंगेशन हो रहा है, तो ये संयोग और विघटन की प्रक्रिया भी कुछ निश्चित नियम के अनुसार हो रही है, उसी के अनुसार ये संसार चल रहा है। जैसे अभी हमने आपको बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, इस तरीके से बताया है ना, तो इसी तरीके से ये निश्चित नियमों के अनुसार हो रहा है। और ये पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। यह भौतिक संसार ही सत्य है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ट्रू, यानी केवल यही वर्ड ट्रू है, आध्यात्मिक नहीं है। मतलब इन्होंने आध्यात्मिकता का पूर्ण बहिष्कार किया है। इस जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसी को ये सत्य मानते हैं। और इसलिए सत्य है क्योंकि हम इनको अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा एक्सपीरियंस में ला सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सत्य है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उसको महसूस नहीं कर सकते, इसलिए उसको वो सत्य नहीं मानते हैं। अब तीसरा है कि जो उन्होंने सोल इज एन कॉन्शियस एलिमेंट प्रोडक्ट फ्रॉम मैटर, उन्होंने क्या कहा है कि ये भी एक क्या है, सोल भी क्या है, एक पदार्थ है, वो भी, उस पर भी वही प्रकृति का नियम लागू हो रहा है, उसकी आध्यात्मिक सत्ता स्वीकार नहीं की है। तो फिर
चेतन तत्व का विकास कैसे होता है जब सोल को नहीं मान रहे हैं, तो इसमें उनका मत है कि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं यानी जो एटम्स वगैरह हैं उनके संयोजन से ही बनता है, और परमाणु जब सक्रिय होते हैं तो उनमें चेतनता का विकास होता है। ये प्रकृतिवाद ये मानते हैं, और फिर उसी के कारण जीवों का जन्म होता है और जीव में चेतना विकसित होती है। और आदर्शवादी इसी चेतन तत्व को आत्मा यानी सोल मानते हैं, और ये केवल चेतना मान रहे हैं। और इनका ये भी मत है, जैसे आदर्शवाद में था कि आत्मा नष्ट नहीं होती है ना। आइडियलिस्टिक विचारधारा में आपने पढ़ा था कि वो शाश्वत है, इटर्नल है ना, वो नष्ट नहीं होती है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या माना कि सोल भी एक मैटर है, तो जैसे मैटर नष्ट हो सकता है ऐसे जब सोल मैटर है तो वो भी नष्ट हो सकती है, मतलब वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है ना। तो इसलिए उसको शाश्वत नहीं मानते हैं। फिर मनुष्य को इन्होंने क्या माना है कि ये श्रेष्ठ मतलब बेस्ट क्रिएशन है वर्ल्ड की, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, मस्तिष्क है ना, जिससे वो विचार कर सकता है। इसीलिए प्रकृति जो वो हम उसको जो मैकेनिकल वाले हैं वो मानते हैं कि श्रेष्ठ पदार्थ श्रेष्ठ यंत्र है। जो एटम्स को मानते हैं तो वो कह रहे हैं श्रेष्ठ पदार्थ है यानी मैटर है, और जो बायो वाला रूप है वो मानते हैं कि ये सर्वोच्च पशु है यानी बेस्ट एनिमल है। तो इस तरीके से ये तीनों जो रूप बताए गए उन्होंने अपने अपनी तरीके से मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, तो बुद्धि का विशेष महत्व है, और वह बुद्धि क्या है, मस्तिष्क की उपज है, और मस्तिष्क उच्च विकसित नाड़ी मंडल का एक समूह है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। अब है कि मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जीव विज्ञानवाद ने बताया कि कैसे क्रम विकास के अनुसार मनुष्य उच्च प्राणी के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने पदार्थ का बताया, उन्होंने एटम्स का बताया कि कैसे वो बाह्य क्रियाओं से उत्तेजना पाकर यानी वही जो स्टिमुलस है कैसे क्रियाशील होता है, उसके व्यवहार निश्चित होते हैं, उसमें कहीं आध्यात्मिक शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। इसलिए ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है। मनुष्य कुछ अपनी प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है और जिनका स्वरूप प्राकृतिक है, और वो बाहर एनवायरनमेंट और प्रकृति में रहकर वो उनका विकास होता है। फिर इन्होंने क्या बताया कि नेचुरल लाइफ ही बेस्ट है ना, कि उनके अनुसार सभ्यता एवं संस्कृति के विकास और मोह ने मानव को प्रकृति से दूर कर दिया। देखो कितना प्रकृति का शोषण होता है, तो मानव प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। तो जब प्रकृति से दूर हो रहा है, समाज में दूषित तत्व हैं, तो मनुष्य में भी क्या है, वो दूषित तत्व आ रहे हैं, यानी वो उसमें भी छल कपट द्वेष वगैरह आदि ये सारी चीज़ें आ रही कि फ्रॉड कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। ये सारी चीज़ें किस लिए? क्योंकि वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है। प्रकृति अपने आप में शुद्ध है, बेस्ट है, तो अगर जितना वो प्रकृति के साथ रहेगा उतना ही वो शुद्ध बुद्ध होगा। तो मनुष्य इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक जीवन उत्तम माना है, यानी नेचुरल लाइफ उन्होंने उत्तम मानी है कि मानव क्या है, वो सेल्फ डिफेंस चाहता है और वो यह भी चाहता है कि उसके कार्य में बाधा ना आए। तो इसलिए उसको प्राकृतिक जीवन जीने पर ज़्यादा जोर दिया है कि वो सभी बाधाओं से दूर रहे। जो सोशल बाउंडेशन है, स्पिरिचुअल बाउंडेशन है, जो भी तरह के बाउंडेशन है, उनसे दूर रहकर वो अपने स्वतंत्र रूप से विकसित हो। तो इस प्रकार ये मनुष्य को ज़्यादा बल देते हैं और उसकी प्रकृति को। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो एजुकेशन रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।